Assalamualaikum, welcome to Mbbs. Now we'll discuss today common poisoning cases. So, अच्छा पॉइजनिंग में कुछ चीज़ें हर पॉइजन के लिए सेम होती हैं. जैसे कि हम एक बात कहते होते हैं कि ट्रीट द पेशेंट नॉट द पॉइजन. पेशेंट के कुछ general measures होते हैं that we take for every patient who comes with a history of taking pills either incidentally, accidentally or deliberately. अब अगर पेशेंट आपके पास किसी भी कंडीशन में आता है तो जो जनरल मेजरमेंट टूल्स हैं या जो हम पेशेंट को एसेस करते हैं we have to first stabilize the patient and then we go for the antidote specific for a poison. ठीक, हम वन बाय वन एक एक केस को डिस्कस करेंगे. हम सबसे पहले लेते हैं हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग. Usually the rat pills, usually these are the insecticides. अच्छा, इसमें ये है कि what actually these organophosphates do. जो हमारे पास साइनेप्सिस के अंदर एसिटाइलिनकोलिस्टेरेज एंजाइम है that after जो भी आपके पास मस्कुलर मूवमेंट हो चुकी होती है उसके बाद इस स्ट्रेज एंजाइम ने एसिटाइलकोलिन दैट यूज्ड अप को ब्रेक करके एसिटाइल ग्रुप और कोलिन में चेंज करना होता है. यानी मैनेज हो जाता है, आपको नेक्स्ट एसिटाइलकोलिन चाहिए होती है. जब इसको आप ब्लॉक कर देंगे इट मीन्स कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइलकोलिन इंक्रीज और इसकी वजह से जो आपके पास कॉलिनर्जिक क्राइसिस आता है वो होता है जिसमें यूजुअली द पेशेंट्स प्रेजेंट विद nausea, vomiting, diarrhea, sweating, salivation, lacrimation. These are the usually the presentation of the patients who have ingested organophosphates. Now क्लिनिकली तौर पे हम किस तरह देखते हैं, क्या दो तीन साइंस हैं खास जिसमें हम कहते हैं कि यार दिस इज ऑर्गेनोफॉस्फेट. जिस तरह के सारे के सारे साइंस मिलेंगे कि वॉमिटिंग डायरिया हुआ है तो बट क्लोज होते हैं. हम जब पेशेंट की पल्स को देखते हैं showing bradycardia less than 50 beats per minute होता है because of increased number of the acetylcholine. तो आपके पास मसल ट्विचेस होते हैं very specific for organophosphates. और फिर the pupils, they have pinpoint pupils. यहाँ पे थोड़ी चीज़ कंफ्यूजिंग होती है बिकॉज ऑपियोइड पॉइजनिंग के अंदर भी पिन पॉइंट पीपल्स हमारे पास होते हैं. लेकिन इफ़ यू आर कंफ्यूज कि ये आपके पास ऑपियोइड पॉइजनिंग है या आपके पास ऑर्गेनोफॉस्फेट है, द ट्रीटमेंट इज द सेम ऑलमोस्ट टू चेक कि ये ऑपियोइड है कि नहीं. खैर हम उस तरफ नहीं जा रहे, सिर्फ ये कि दीज आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जो एग्जामिनेशन में हम करते हैं. अब हमने बना लिया कि दिस नाउ हाउ टू ट्रीट. जिस तरह का पेशेंट आया we protect the airway. And we secure the IV line. अच्छा, इसमें एक और चीज़ है कि when to do gastric lavage usually for any poisoning 30 to 60 मिनट्स के अंदर अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है we go for the gastric lavage. लेकिन फिर भी हमारे पेशेंट जितनी भी उसके साथ आए we tend to do that कि चलिए कुछ ना कुछ हमें इससे फ़ायदा हो ही जाता है.
दूसरा कुछ कंडीशन में ये है कि गैस्ट्रिक लिवाज हम लोग प्लेन नॉर्मल लाइन से करते हैं, और कितनी जगहों पे ये है कि एक्टिवेटेड चारकोल भी यूज होता है। खैर यहाँ पे हम ये बात करते हैं कि हमने गैस्ट्रिक लिवाज परफॉर्म कर दिया विद नॉर्मल लाइन। उसकी इसका क्या तरीका क्या होगा? पेशेंट शुड बी इन द लेफ्ट लेटरल पोजीशन, it should be from the NG tube 300 to 600 ml. Normal line at one time is instilled and then we suck it back. हम उस वक्त तक करते रहते हैं जब तक कि हमारे पास जो रिट्रीव्ड फ्लूइड होता है वो क्लियर नहीं हो जाता लाइक नॉर्मल लाइन। तो कभी 1-2 लीटर्स तक हमें नॉर्मल लाइन यूज करना पड़ता है। ये एक तरफ से हम ये चीज कर रहे हैं। अब ये वो ऑर्गेनोफॉस्फेट दैट आर प्रेजेंट इन द स्टमक, these उसको नलिफाई करने के लिए, उसको ताकि कांटेक्ट स्टमक ग्लूकोज के साथ ना हो, ताकि एब्जॉर्प्शन ना हो। नो व्हाट अबाउट द ऑर्गेनोफॉस्फेट दैट आर एब्जॉर्ब? उसके लिए हम लोग एंटीडोट देंगे, और जो हमारे पास उसकी मैनिफेस्टेशंस आ रही हैं उसके लिए क्या करते हैं? we give the anticholinergics. So we use atropine about 1 to 2 milligram IV, and we repeat the dose after every 3 to 5 minutes. और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें ये है कि हमने इसको मॉनिटर किस तरह करना है कि रिवर्सल हो रहा है किस तरह। जो चीज़ हमने यहाँ देखी थी कि ब्रेडिकार्डिया है, प्यूपिल्स थे, हमें इन्हीं दोनों चीज़ों को देखना होता है कि क्या हार्ट रेट इंक्रीज हो रहा है, क्या प्यूपिल साइज इंक्रीज हो रहा है, और उस वक्त तक हम रिपीट करते रहते हैं। इट नीड्स मल्टीपल डोजेस, समटाइम्स 15 to 20 डोजेस आप उस वक्त तक देते रहते हैं जब तक कि आपके पास स्किन आपकी ड्राई नहीं हो जाती, जब तक कि आपके पास सैलिवेशन, लैक्रिमेशन स्टॉप नहीं हो जाती आपके पास, जब तक कि प्यूपिल आपके पास डायलेट नहीं हो जाते, और जब तक आपके पास हार्ट रेट ग्रेटर देन 80 बीट्स पर मिनट नहीं हो जाता। तो ये आपने सिर्फ जो ऑर्गेनोफॉस्फेट इस वक्त रिसेप्टर्स पे एक्ट कर चुका है ये उसको नलिफाई करने के लिए। अब व्हाट अबाउट जो आपके पास इस वक्त एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम जो है वो ब्लॉक हुआ है, उसके लिए क्या करेंगे? उसको रीजनरेट करने के लिए वी हैव एंटीडोट। एंटीडोट है स्पेसिफिक, that is called pralidoxime. इसको 2 ग्राम IV में देते हैं and can be repeated 6 hourly, QID दे सकते हैं। और एक्चुअली इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये रीजनरेट कर देता है आपके पास एसिटाइलिन जो एंजाइम आपके पास एसिटाइलकोलिन एस्टरेज एंजाइम है, तो आपके पास मसल स्ट्रेंथ वापस आ जाती है। So this is the way we treat the poisoning, the acute poisoning of organophosphates. Now इनमें सिर्फ एक लाइन में एक चीज़ पता होनी चाहिए, there is a term called intermediate syndrome. ये in the spectrum of organophosphate poisoning, acute के बाद after 2 to 3 days आपने एक्यूटली पेशेंट को ट्रीट किया एंड यू डिस्चार्ज द पेशेंट कम्स बैक आफ्टर 2 to 3 days इन द ओपीडी कि जनरलाइज्ड वीकनेस हो गई है। Generalized weakness in the form the ocular muscles to the upper back, muscular weakness होती है। और अगर आपके पास thorax की या बैक के मसल्स का प्रॉब्लम है या नेक के मसल्स का, तो पेशेंट्स these are usually not able to perform the breathing mechanics properly,
इनमें देर इज नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, सिर्फ फिजियोथेरेपी इज रिक्वायर्ड फॉर जस्ट फॉर द वेंटिलेटरी सपोर्ट चाहिए होती है आपको, जो ब्रीदिंग मैकेनिक्स के लिए सपोर्ट चाहिए होती है। नो ड्रग ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड ओवर हियर। और इसी का आगे जो स्पेक्ट्रम होता है वो डिलेड आपके पास पॉलीन्यूरोपैथी होती है। खैर, फॉर योर लेवल पॉइजनिंग, एक्यूट पॉइजनिंग इज ट्रीटेड लाइक दिस। नाउ बिल्कुल इससे मिलता जुलता सेम बट नेक्स्ट स्वे जो पॉइजनिंग हमारे पास आती है दैट इज कार्बोमेट पॉइजनिंग। जस्ट लाइक हमारे पास ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ये पेस्टिसाइड्स में ज़्यादातर यूज होता है, और सेम जिस तरह उसने एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस को इनहिबिट किया था, ये भी वही करता है। इसका मतलब है कि इसकी प्रेजेंटेशन इज सेम एज दैट ऑफ द ऑर्गेनोफॉस्फेट्स। सेम द पेशेंट with nausea, vomiting, diarrhea, sweating, salivation and lacrimation, but the intensity is quite less, same ही होती है। और अगर आप पेशेंट को क्लिनिकली तौर पर जिस तरह देखें तो पेशेंट would have bradycardia, may or may not have muscle twitches and pinpoint pimples। अब यहाँ पे आपने ट्रीटमेंट में, जिस हमने पहले कहा कि गैस्ट्रिक लिवाज, आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट में यू हैव पास द IV लाइन, यू पास द NG ट्यूब, आपने गैस्ट्रिक लिवाज कर दिया, और इसमें जिस तरह हमने पहले कहा कि एट्रोपिन हमने दी थी, सेम डोज में देते हैं about 1 to 2 milligram every 3 to 5 minutes until the patient recovers। And in this case the patient doesn't need any antidote। कोई एंटीडोट नहीं होती, और इसके अंदर there are no delayed manifestations। जिस तरह की मैंने बात की थी इन द केस ऑफ ऑर्गेनिक फॉस्फेट के इंटरमीडिएट सिंड्रोम होता है या डिलेड पॉलीन्यूरोपैथी, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होती। पेशेंट कम्स विद दिस, आप एट्रोमिन देते, पेशेंट टोटली रिकवर, देन वी डिस्चार्ज पेशेंट। तो दिस इज हाउ वी मैनेज द कार्बोनेट पॉइजनिंग। नाउ one of the commonest drugs that are used in our country as well is paracetamol। तो पैरास्टामोल जो हमारे पास केपोल के नाम से, पैनाडोल के नाम से आती है, तो 1 tablet is usually equal to 500 milligram। so इसकी जो लीथल या टॉक्सिक डोज होती है दैट इज व्हेन यू टेक अबाउट 24 tablets, दैट इज 12 grams। और जिस हमने कहा ज़्यादातर जो पैरास्टामोल है ये मेटाबोलाइज होती है जाकर लेबर के अंदर, तो मेनली इसका इफेक्ट लेबर पे होता है। और पेशेंट की जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं, पेशेंट प्रेजेंट हमारे पास करता है जी इरिटेशन के साथ, नोजिया, वॉमिटिंग, मे बी एब्डोमिनल पेन, और अगर एब्डोमिनल पेन है मोस्टली लोकलाइज्ड में राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में होता है। और अगर पेशेंट थोड़ा लेट हो गया और आपके पास लिवर नेक्रोसिस के साइन सिम्टम्स हैं, तो आप इसमें यू लुक फॉर एग्जामिनेशन पे साइंस ऑफ लिवर फेलियर।
like hepatic flap, जो एस्टेक्सिस जिसको हम कहते थे हमने में पढ़ा होगा, हेपेटिक फ्लैप इसमें आपको मिल सकता है। इसमें आपको ब्रूसेस मिलेंगी, और ब्रूसेस क्यों मिलेंगी? बिकॉज कोएगुलोपैथी यहाँ पे डेवलप होगी, तो आपको ब्रूस भी मिलेंगे, पेटिकिया भी मिलेंगे, और पेशेंट माइट बी हैविंग आल्टर्ड सेंसोरियम। और वो किस वजह से होगा? क्योंकि लिवर इन्वॉल्व है, और उसकी वजह से आपके पास न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन आती है, तो दिस इज हेपेटिक एन्केफेलोपैथी। Now you have a history of a young patient who has taken 26-28 tablets of paracetamol, और आपके पास इस तरह आ रहा है, और आप इसको लेबल करते हैं जिससे केस ऑफ पैरास्टामोल पॉइजनिंग। तो आपने इसको ट्रीट किस तरह करना होता है? तो बेसिक आर द सेम कि आपने पेशेंट का एयरवे प्रोटेक्ट करना है, आपने आईवी पास करनी है, पास एंटीट्यूब। तो अब जो हम इसकी बात करते हैं, तो जो GI डिकंटामिनेशन है, यानी कोई ऐसा केमिकल हम यूज करें दैट डिक्रीजेस द अब्जॉर्प्शन ऑफ पैरासीटामोल फ्रॉम द गट, तो उसमें हमारे पास जो यूज होती है दैट इज एक्टिवेटेड चारकोल। इसको विद वाटर के साथ हम लोग यूज करते हैं थ्रू द एंटीट्यूब। we make the charcoal to stay there and then we suck it back, जिस तरह गैस्ट्रिक लिवाज के अंदर करते हैं। और कभी और ये देखा गया है कि यूजिंग ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल हैज गुड रिजल्ट्स एज कंपेयर टू सिंपल गैस्ट्रिक लिवाज विद नॉर्मल स्लाइन। यूजुअली एक्टिवेटेड चारकोल हम कब तक यूज करते हैं? इफ द प्रेजेंटेशन इज लेस देन 4 आवर्स यूजुअली। लेकिन हम आइडियली तौर पे तो ये होना चाहिए, लेकिन हमारे पास पेशेंट आते हैं, जब भी आए वी टेंड टू गो थ्रू ऑल द स्टेप्स जो भी हैं। हम पेशेंट का अगर हमारे पास एक्टिवेटेड चारकोल नहीं, गैस्ट्रिक लिवाज नहीं करते, एक्टिवेटेड चारकोल दे देते हैं। नाउ अब बात हमारे पास आती है, ये तो हमने कर दिया, नेक्स्ट आता है कि इसका एंटीडोट क्या है। एंटीडोट में हमारे पास इस चार्टिंग के सर्टेन आपके पास पैरास्टामोल लेवल्स हों, हम उस पर करते हैं। मैं उस तरफ नहीं जा रहा, हम सिर्फ ये बात करते हैं कि whenever there is a poisoning suspected of paracetamol, after doing that decontamination, we go for the antidote, and that is an acetylcysteine. This might be given IV और oral भी होता है। जो हमारे पास जितने भी म्यूकोलिटिक साशेज होते हैं they have this N-acetylcysteine, तो वो 10-15 हम लोग अकॉर्डिंग टू डोज हम एडमिनिस्टर कर देते हैं। अब हम जानते हैं हमें ये चीज़ दे दी है, तो हाउ डू वी मॉनिटर कि हमारे पास ये जो कंडीशन है ये रिवर्स हुई है कि नहीं हुई। हमने जिस तरह कहा कि डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो पैरास्टामोल की लिवर में होती है, इसका मतलब है कि लिवर फंक्शन टेस्ट मस्ट बी अरेंज्ड इन द केस ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर। तो हम मॉनिटरिंग जो पेशेंट की करते हैं, ठीक है, आइडियल लेवल में आप पैरासीटामोल लेवल्स करेंगे, लेकिन आपने जो भी डैमेज है उसको किस तरह मॉनिटर करना है? LFTs, कोएगुलोपैथी के लिए इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो, और क्योंकि इसमें किडनी इंजरी भी होती है, तो उसमें आप क्या कराते हैं? यू गो फॉर द RFTs, इलेक्ट्रोलाइट्स। नाउ आपने इस N-acetylcysteine को कब तक कंटिन्यू करना है? आपने उस वक्त तक कंटिन्यू करना है जब तक आपके पास INR लेस देन 1.4 नहीं आ जाता। नेक्स्ट डे तक आप ये कंटिन्यू करते रहेंगे। अब यहाँ तक, और अगर लेस देन 1.4 आ रहा, वी स्टॉप द ट्रीटमेंट, वी सेंड द पेशेंट होम, और फिर हम वीक के बाद LFTs INR दोबारा करा लेते हैं। बात ये आती है कि अगर नेक्स्ट डे भी आपके पास INR is greater than 2, next day during monitoring आपने देखा कि INR नीचे नहीं आ रहा, greater than 2 है, then we refer the patient for hepatologist. Why?
बिकॉज देयर अ क्राइटेरिया किंग्स कॉलेज क्राइटेरिया फॉर लिवर ट्रांसप्लांटेशन, उसके अंदर आईएनआर का तो ये हमारे पास आता है, लेकिन देयर आर अदर क्राइटेरिया एज वेल। तो यहाँ तक आप एक पॉइजनिंग को इसका मैनेज करते हैं एंड देन यू रेफर द पेशेंट इज नॉट और लीवर फंक्शन टेस्ट दीज आर टू मच डिफरेंट। अभी आखिरी चीज जो हम बात करते हैं, ज्यादा क्रोजिव्स। क्रोजिव्स के अंदर हमारे पास एसिड्स भी हैं, बेसिस भी है। खास इन चीज़ों में याद रखें, दीज आर वन ऑफ द केमिकल्स दैट अगर ये इंजेक्शन की आपके पास हिस्ट्री हो, वी नेवर यूज गैस्ट्रिक लिवाज। और इसमें वी नेवर यूज कोई कोई भी इस तरह का केमिकल जो न्यूट्रलाइजिंग एजेंट हम कभी भी यूज नहीं है। देखो अगर एसिड है और हम बेस को यूज करते हैं, रिपोर्ट न्यूट्रलाइज करके पीएच अपनी जगह पे आएगी, लेकिन यूजली दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, मींस एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस, इस वजह से बर्न इंजरी एनर्जी घट में होती है, दैट्स व्हाई वी डोंट यूज इट। तो एक्चुअली हम ये कहना यहाँ पे चाह रहे हैं कि व्हाट वी कैन डू इन दीज पेशेंट्स इज द सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, और या अगर गट बहुत ज़्यादा हमारे पास परफोरेशन हो गई है तो वी कैन गो फॉर द सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो पहले हमारे पास पेशेंट इतना है जिसका हमने कहा पास IV9, हम IV हाइड्रेट कर देते हैं एंड देन इस तरह के पेशेंट में वी गिव हाई डोज PPIs like 80 milligram of omeprazole, and we go for the upper GI endoscopy. For any strictures जिसको डायलेट करना है, send the patient for upper GI endoscopy। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, उसमें ये है कि we can get X-ray, erect abdomen for any evidence of gut perforation, or later CT abdomen to confirm perforation, and then we go for CT abdomen to confirm this finding, and then we can go for the surgical interventions. तो सर्जिकल इंटरवेंशन इसमें क्या हमारे पास हो सकती है, हम एंड टू एंड एनास्टोमोसिस जो करते हैं आफ्टर, और this is all about the common cases of the poisoning that we usually encounter. Thank you very much.